हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मनोज ठाकुर एंड आई वेलकम यू ऑल टू एनवायरनमेंट मैटर्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल इशू के बारे में। आप ये कह सकते हैं कि इस सदी का जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल इशू है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये इन्वायरमेंटल जो इशू है इसका नाम है क्लाइमेट चेंज। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज ऑल जो हैं दो अलग अलग चीज़ें हैं, बट आजकल के कॉन्टेक्स्ट में जो है जो क्लाइमेट चेंज है दैट इज़ हैपनिंग मेनली ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। और पिछले कुछ दशकों से स्पेशली बात करें जो पोस्ट इंडस्ट्रियल ईरा रहा है उसमें जो अर्थ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे जो है इंक्रीज हो रहा है, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो आइए हम लोग आज डिटेल में चर्चा करते हैं कि किस तरह से ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, किस तरह से ये क्लाइमेट चेंज का जो है कारण बन रही है, क्या कारण हैं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के, क्या उसके इम्पैक्ट्स हैं और क्या उसके मिटिगेशन मेजर्स जो हैं वो हो सकते हैं, और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर क्या एफर्ट्स किए गए हैं, क्या लेजिस्लेटिव मेजर्स हैं, क्या उनके लेटेस्ट स्टेटस है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के ऊपर आज का लेक्चर। Let's start today's topic on global warming and climate change. This is Dr. Manoj Thakur and I am Assistant Professor for Environment Science at the Department of Higher Education in Himachal Pradesh and currently posted in Vallabh Government College, Mandi. So for starting with the global warming, so what is basically global warming? Global warming is the increase in the average temperature of Earth's atmosphere. यानी कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसका जो औसतन तापमान है उसको इंक्रीज होने को, उसमें जो बढ़ोतरी हो रही है धीरे धीरे पिछले कुछ दशकों में जो हमने देखा है उसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। और पिछले सेंचुरी में जो है लगभग ये टेम्परेचर 0.74 डिग्री के आसपास जो है इंक्रीज हुआ है। और ये भी अनुमान लगाया गया है कि अगले जो है 2100 तक जो है ये टेम्परेचर फर्दर जो है 2 डिग्री या 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो है इंक्रीज हो सकता है। इसके साथ ही साथ due to the increase in temperatures is the glaciers will be melting and these glaciers will be going into the sea, जिसकी वजह से जो सी लेवल है वो भी जो है राइज करेगा। और ये अनुमान लगाया गया है कि लगभग जो है 2100 तक जो है ये सी लेवल है वो 50 सेंटीमीटर तक इंक्रीज हो सकता है। नाउ कमिंग टू व्हाट इज द बेसिक रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सो ग्लोबल वार्मिंग जो है बेसिकली वो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होता है। हमारे वायुमंडल में कुछ इस तरह की गैसेस प्रेजेंट होती हैं जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस या GHG गैसेस के नाम से जानते हैं। और ये गैसेस जैसे कि आपके वाटर वेपर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, इस तरह की ये जो गैसेस हैं इनको हम ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से जानते हैं। उसमें होता क्या है बेसिकली जो सन की रेडिएशंस आती हैं अर्थ की तरफ, दोज रेडिएशंस आर नोन एज लॉन्ग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशंस। अर्थ इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है और बाद में जो है दोबारा इन रेडिएशंस को जब वापस एटमॉस्फेयर की तरफ रिफ्लेक्ट बैक करता है या फिर उनको रेडिएट बैक करता है, देन दोज रेडिएशंस आर नोन एज शॉर्ट वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। तो वापस जाते समय जब ये रेडिएशंस एटमॉस्फेयर से होकर क्रॉस करती हैं तो वहां पर ये ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट होती हैं जो कि इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो इसी फिनोमिनन को हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसका तापमान जो है पिछले कुछ दशकों से या जो है जो लास्ट सेंचुरी है उससे जो है कंटिन्यूसली जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। नाउ कमिंग टू द क्लाइमेट चेंज। बट क्लाइमेट चेंज शुरू करने से पहले मैं यहाँ थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जो हैं वो दोनों अलग अलग फिनोमिनन हैं। बट आजकल के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है वो मेजरली टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से हो रहा है, दैट्स वाई ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को हम लोग जो है इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। बट ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट चेंज जो है सिर्फ आजकल हो रहा है, इससे पहले भी जो है अर्थ की अगर हिस्ट्री हम लोग उठा के देख लें 4.525 बिलियन ईयर्स एगो की जो हिस्ट्री है उसमें काफ़ी सारे ऐसे टाइम पीरियड रहे हैं जिसमें कि अर्थ का टेम्परेचर जो है वो जितना टेम्परेचर आज है उससे भी ज़्यादा रहा है और या फिर उससे भी बहुत कम रहा है। काफ़ी सारे ग्लेशियल और इंटरग्लेशियल पीरियड रहे हैं जिसमें कि अर्थ जो है उसका मैक्सिमम भूभाग जो है अर्थ का दैट वाज कवर्ड विद द आइस। सो एट दैट टाइम, उस टाइम अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करते तो उस टाइम हम लोग ये कह सकते थे कि जो है टेम्परेचर कम होने की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। लेकिन करंटली आजकल के सिनेरियो को अगर ध्यान में रखें तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इसलिए जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हैं उन दोनों को हमने इस टॉपिक में कवर किया है, क्योंकि दोनों के जो रीजंस हैं, जो इम्पैक्ट्स हैं और जो मिटिगेशन मेजर्स हैं वो
लगभग जो हैं सेम हैं, ओवरलैपिंग हैं और मिलते जुलते हैं। ठीक है। नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। सो क्लाइमेट चेंज इज ए स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस दैट इज नोटेड आइदर इन द मीन स्टेट ऑफ क्लाइमेट और इट्स वेरिएबिलिटी persisting for an extended period of time, decades or even longer like centuries। मतलब कि जो क्लाइमेट का जो एवरेज स्टेट है, ठीक है। और यहां पर मैं ये भी क्लैरिफाई करना चाहूंगा, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। अब जैसे सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है, गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ जाता है उसको हम ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज नहीं कहेंगे, बिकॉज दैट इज ए शॉर्ट टर्म वेदर फिनोमिनन। तो वेदर और क्लाइमेट में जो है डिफरेंस है, वेदर हम मौसम को कहते हैं और क्लाइमेट जो है वो जलवायु है। तो वेदर जो है शॉर्ट टर्म फिनोमिनन है, वो नेचुरल है उसका चेंज होना सर्दी गर्मी बरसात की फॉर्म में, लेकिन क्लाइमेट चेंज है बेसिकली जब हमारे क्लाइमेट का जो एवरेज स्टेट है, यानी कि जो उसका औसतन स्टेट है, उसमें कोई ऐसा डिफरेंस हम मेजर करें या ऑब्जर्व करें जो काफी लंबे समय तक बना रहे, ऑफन डेकेड्स यानी दशकों तक या फिर सेंचुरीज तक, तो उसको हम लोग क्लाइमेट चेंज कहते हैं। अब क्लाइमेट चेंज का जो मेन कारण है वो है अर्थ का जो हीट बजट है या हीट बैलेंस है उसके साथ छेड़छाड़ होना। तो अर्थ का जो हीट बजट है वो मैं ब्रीफली आपको बताना चाहूंगा। अर्थ का हीट बजट जैसे कितनी रेडिएशंस जो हैं सोलर रेडिएशंस अर्थ की तरफ आती हैं, कुछ रेडिएशंस जो हैं क्लाउड्स में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ रेडिएशंस जो हैं आपके वाटर वेपर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ रेडिएशंस जो हैं डिफरेंट टाइप की गैसेज और पॉल्यूटेंट्स की वजह से डिफ्यूज हो जाती हैं, कुछ रेडिएशंस विदाउट डिफ्यूज हुए डायरेक्टली अर्थ पे पहुंच जाती हैं जिनको हम डायरेक्ट रेडिएशंस कहते हैं, जिसको कि अर्थ एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करने के बाद दोबारा से उन रेडिएशंस को वापस रिफ्लेक्ट बैक करती है और रिफ्लेक्ट बैक होते हुए भी कुछ रेडिएशंस डायरेक्टली आउटर स्पेस में चली जाती हैं और कुछ जो हैं हमारी ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो कितनी रेडिएशंस आई, कितनी वाटर वेपर्स ने एब्जॉर्ब की, कितनी क्लाउड्स ने एब्जॉर्ब की, कितनी अर्थ में आई, कितनी अर्थ से वापस रेडिएट बैक हुई और कितनी जो है वापस आउटर स्पेस में गई, ये इसी को हम लोग अर्थ का हीट बजट या हीट बैलेंस कहते हैं। और कोई भी ऐसा प्रोसेस या फिनोमिनन जो इस हीट बजट को ऑल्टर करता है या इसके साथ छेड़छाड़ करता है, वो बेसिकली हमारा क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग का कारण होता है। नाउ कमिंग टू व्हाट कॉजेज द क्लाइमेट चेंज, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हीट बजट के बारे में। नाउ कमिंग टू द रीजंस ऑफ द क्लाइमेट चेंज और द ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट आर द वेरियस ड्राइवर्स that are responsible for climate change or global warming. So the reasons or drivers could be of two types, one is natural and another one is anthropogenic। और जो natural reasons है उसमें जैसे glaciation है, oceanic variability है, earth tilt, volcanoes, continental drift, इस तरह के reasons हो सकते हैं। और जो anthropogenic यानी कि man made reasons हैं उसमें आपकी industries, transport sector, thermal power plants, डिफॉरेस्टेशन, लैंड यूज चेंजेस, लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर, इस तरह के जो हैं कारण हो सकते हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंट नेचुरल कॉजेज या ड्राइवर्स हैं क्लाइमेट चेंज के वो दर्शाए गए हैं। इसमें आपका सोलर वेरिएशंस है, एक्सियल टिल्ट है, अर्थ की एक्सेंट्रिसिटी है, यानी कि जो अर्थ का एंगल है अपनी एक्सिस पर वो 23.5 डिग्री है, बट ऐसा नहीं है कि ये एंगल फिक्स रहता है। This angle varies between 22.5 to 24.5 डिग्री सेंटीग्रेड्स। और जैसे ये एंगल जो है चेंज होता है 23.5 डिग्री से कम होता है या ज़्यादा होता है, तो आपकी जो सोलर रेडिएशंस अर्थ के ऊपर आती हैं उनकी जो क्वांटिटी है उसके ऊपर वेरिएशंस आती हैं। जिस स्थान पर या जिस प्लेस पर जो है सोलर रेडिएशंस पहले ज़्यादा आ रही थी वहाँ कम आ सकती हैं, ठीक है, और जहाँ कम आ रही थी वहाँ ज़्यादा आ सकती हैं, जिसकी वजह से आपका क्लाइमेट जो है वो चेंज हो सकता है। दूसरा, अर्थ का जो ऑर्बिट है, जो अर्थ का ऑर्बिट सन के अराउंड है, उसमें भी अगर कोई चेंज आता है, ठीक है, तो वो भी जो है, क्योंकि आपको पता है कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती है और सन के जो चारों तरफ जो है अपने ऑर्बिट में भी रोटेट करती है। तो अपने एक्सिस या ऑर्बिट पे कोई भी चेंज आता है, क्योंकि जैसे दिन और रात और मौसम जो हैं वो इस रोटेशन की वजह से ही होते हैं, ठीक है, अपने एक्सिस पे रोटेशन जो होती है उसकी वजह से दिन और रात होते हैं, और जो अपने ऑर्बिट पे रोटेशन करती है अर्थ, ठीक है, उसकी वजह से मौसम चेंज होते हैं, सर्दी गर्मी बरसात एटसेट्रा, ठीक है। तो ये इसमें कोई भी अगर चेंज आए दैट मे बी द रीजन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है, वो क्लाइमेट चेंज का कारण बन सकता है। दूसरे भी रीजंस इसमें दिए गए हैं, जैसे वॉल्केनिक इरप्शंस। तो वॉल्केनिक इरप्शंस में जो है, जैसा आप जानते हैं कि अंदर से, अर्थ के अंदर से, कोर से या मेंटल से जो है आपका लावा निकलता है जिसको हम मैग्मा कहते हैं, जिसमें अर्थ के अंदर जो स्टोर्ड हीट है वो बाहर निकलती है, ठीक है, उसके साथ कई सारी गैसेज निकलती हैं, ठीक है, तो वो गैसेज प्लस वो लावा जो है दैट में ऑल्सो बी द रीजन ऑफ क्लाइमेट चेंज। देन
बात करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले जब अर्थ धीरे धीरे बन रही थी तो एक सिंगल लैंड मास था जिसको कि हम पेंशिया के नाम से जानते थे। धीरे धीरे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनकी मूवमेंट्स की वजह से डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हुआ, जो डिफरेंट जो महाद्वीप हैं उनका निर्माण हुआ। और ऐसा नहीं है कि एक महाद्वीप जो है एक जगह पर फिक्स्ड हैं, ठीक है। आज की डेट में भी जो है ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती रहती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती रहती हैं और महाद्वीप और देश जो हैं वो अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करते रहते हैं। तो इसमें जो मेन रीजन है क्लाइमेट चेंज का वो ये है कि जो लैंड सरफेस है और जो वाटर सरफेस यानी कि सी सरफेस है वो अलग, उनका जो हीट एब्जॉर्ब करने का जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट है। तो इसलिए जो जैसे जैसे लैंड सरफेस की जो डायरेक्शन या उसकी पोजीशन चेंज होगी वैसे वैसे जो है उसके ऊपर का एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो भी चेंज होगा, जिसकी वजह से क्लाइमेट आपका चेंज होगा। नेक्स्ट है ओशियनिक करंट्स। तो ओशियनिक करंट्स में काफ़ी सारे जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट विंड्स चलती रहती हैं, जिसमें कि वेस्टर्लीज हैं, ट्रेड विंड्स हैं, ठीक है। उसके बाद कई सारे वेदर फिनोमिनन हैं जैसे जिसको कि हम एनसो के नाम से जानते हैं, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन के नाम से जानते हैं, जो कि पैसिफिक ओशन में होने वाला एक वेदर रिलेटेड फिनोमिनन है, जिसमें कि जो ट्रेड विंड्स हैं वो अपने साथ जो पैसिफिक ओशन का वार्म वाटर है वो एक डायरेक्शन में बहा कर ले जाती हैं, जिसमें कि कई जगहों पे जो है बहुत ज़्यादा बारिश होती है और कई जगहों पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, ठीक है। तो मतलब ये ओशियनिक करंट की जो भी एक्टिविटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड होती हैं ये भी कहीं ना कहीं कारण है आपके क्लाइमेट चेंज होने का। नेक्स्ट है फॉरेस्ट फायर्स, स्पेशली जो नेचुरल फॉरेस्ट फायर्स हैं। तो फॉरेस्ट फायर्स में क्या होगा, आपके जंगल जलेंगे, फॉरेस्ट बर्न करेंगे और जब कोई भी बायोलॉजिकल एंटिटी जब बर्न करती है तो उसमें से आपका मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। इस तरह की गैसेज जो है एमिट होती हैं और मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर हाईली पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेज जो कि क्लाइमेट चेंज का कारण बनती हैं। इसके अलावा बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं अर्थ के ऊपर, डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से जो है ग्रीन हाउस गैसेज एमिट होती हैं। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये भी जो हैं क्लाइमेट चेंज का कारण बनती हैं। स्पेशली जैसे दलदल वाले एरियाज की बात करें, मार्श एरिया की बात करें तो वहाँ मार्श गैस एमिट होती है। मार्श गैस जो है मीथेन का ही दूसरा नाम है। तो मीथेन गैस जो है वो क्लाइमेट चेंज का। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी कि ऐसे कारण जो इंसानों की वजह से होते हैं, विच आर बेसिकली मैन मेड रीजंस ऑफ क्लाइमेट चेंज और मैन मेड ड्राइवर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इसमें सबसे पहला जो कारण है दैट इज यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स बेसिकली जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला है, ऑयल है या नेचुरल गैस है। तो इनको हम जहां पर भी यूज करते हैं, फिर चाहे वो इंडस्ट्रीज हैं या हमारे घर हैं या फिर जो है इनको हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यूज़ करते हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में फिर आपका चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट हो, एयर ट्रांसपोर्ट हो, वाटर ट्रांसपोर्ट हो, तो वो सारे सेक्टर जहां पर भी ये फॉसिल फ्यूल्स यूज़ किए जाते हैं वहां पर जो है डिफरेंट टाइप की गैसेस जो हैं एमिट होती हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। तो ये सारी गैसेस जो हैं ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज का ये कारण बनती है। दूसरा कारण है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों का काटना। तो पेड़ों को अगर हम काटेंगे तो पेड़ों के काटने से भी क्लाइमेट चेंज हो सकता है। वो ऐसे हो सकता है कि जो पेड़ हैं बेसिकली उनमें जो है कार्बन स्टोर रहती है। फॉर एग्जांपल किसी पेड़ का अगर वेट 1000 केजी है तो 1000 केजी में से 500 केजी जो है उसमें कार्बन होती है, लगभग 50% के आसपास। तो जब आप उस पेड़ को काटेंगे तो उसमें जो 50% कार्बन स्टोर्ड थी दैट विल बी एमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ आइदर मीथेन, आइदर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, आइदर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन जो है जो कार्बन आपके फॉरेस्ट में स्टोर्ड था वो कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में जाएगा जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स में स्पेशली ऐसे फर्टिलाइजर्स जिनमें कि नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। मेनली फर्टिलाइजर्स में 3 कंपाउंड्स होते हैं, 3 एलिमेंट्स होते हैं मेनली, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम। तो जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका जो नाइट्रोजन है वो ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शंस इट बेसिकली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, एंड नाइट्रस ऑक्साइड इज हाईली पोटेंट ग्रीन हाउस गैस, जिसकी की जो ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल है वो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा है। तो इस तरह के फर्टिलाइजर भी जो हैं
वो क्लाइमेट चेंज के कारण बनते हैं। नेक्स्ट, इंक्रीज इन लाइफ स्टॉक फार्मिंग। तो लाइफ स्टॉक फार्मिंग यानी कि पालतू जानवरों को पालना, जो उसी को हम लाइफ स्टॉक कहते हैं। तो पालतू जानवरों की वजह से भी कार्बन एमिशन हो सकता है। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो जो पालतू जानवर हैं, जैसे स्पेशली रूमिनेंट्स की बात करें, वो क्या खाएंगे? घास खाएंगे, हरी भरी पत्तियां खाएंगे, पेड़ पौधे खाएंगे। तो जो पेड़ पौधे हरी भरी पत्तियां हैं, उनमें जो कार्बन स्टोर्ड है दैट विल बी एमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो उनका जो कार्बन है वो किसी न किसी फॉर्म में जो है फिर एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो एक कारण वो है। दूसरा, जब ये सब चीजें खाते हैं तो इनका जो स्टमक है बेसिकली, तो जैसे हम लोगों ने एनर्जी सोर्सेज वाले चैप्टर में बात की थी बायोगैस प्लांट के बारे में, तो बायोगैस प्लांट में किसी बायोमास को हम यूज करते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ बायोगैस, जिसमें कि वो कुछ टाइम के लिए सड़ता गलता है वो बायोमास और बायोगैस का रूप ले लेता है। बायोगैस में होता है आपका मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो रूमिनेंट्स हैं, जैसे गाय है, भैंसे हैं या कोई और घास खाने वाले जीव हैं, उनका पेट जो है एक नेचुरल बायोगैस प्लांट होता है। तो जो भी चीजें वो खाते हैं वो ड्यू टू द हाई टेम्परेचर और डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से उसमें वो जो है नेचुरल बायोगैस बनाता है, जिसकी वजह से जो है क्लाइमेट चेंज हो सकता है, ठीक है। तो लाइफ स्टॉक सेक्टर भी जो है आपका क्लाइमेट चेंज का कारण हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे डिफरेंट टाइप के ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, जो चीज़ें हम लोग बेसिकली रेफ्रिजरेशन में यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनर्स में यूज़ करते हैं, फिर हमारे जो डिओड्रेंट स्प्रेज होते हैं उनमें यूज़ करते हैं, फोम मैट्रेसेस में यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर कुछ टाइप के जो सॉइल फ्यूमिगेंट्स होते हैं उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। इंसुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो इन सभी में जो है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते थे, अब उनको हटाकर जो है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFCs का यूज़ करना शुरू कर दिया गया, और अब उनको रिमूव कर रहे हैं धीरे धीरे और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इनका जो ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये क्लाइमेट चेंज का कारण बन सकते हैं। नाउ कमिंग टू द इंडिकेटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि क्या सबूत है या क्या प्रूफ है या क्या ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि एक्चुअल में क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्योंकि ये काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्लाइमेट चेंज सच है या झूठ है, मतलब एक्चुअल में हो रहा है या सिर्फ ये अफवाह है। तो देयर आर मैनी इंडिकेटर्स जो ये इंडिकेट करते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक्चुअल में हो रहा है। सबसे पहले जैसे टेम्परेचर की बात करें, तो टेम्परेचर जो है पिछले जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल है वहां से लेकर आज तक की डेट तक जो है लगभग 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। और अगर ग्लेशियर्स की बात करें, आइस की बात करें, जो पोलर आइस है या जो ग्लेशियर्स हैं उनकी बात करें, तो ग्लेशियर्स और पोलर आइस भी जो है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ग्लेशियर्स जो है हमारे रिसीड हो रहे हैं, जिनका जो स्नो बैलेंस है, स्नो का जो मास बैलेंस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और लगभग 1976 से बात करें तो 82,000 क्यूबिक किलोमीटर का जो आइस है वो लगभग जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड कम हो चुका है। नाउ कमिंग टू द ग्रीन हाउस गैसेस, तो ग्रीन हाउस गैसेस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है। जहां कार्बन डाइऑक्साइड जो है पहले जो है कम होती थी, 0.03% होती थी, ठीक है, अब वो 0.04 के आसपास हो गई है। मतलब कि जो 2023 की अगर एवरेज कंसेंट्रेशन की बात करें तो इट इज अराउंड 419 parts per million, that is 419 ppm. अब नेक्स्ट इज ओशियंस। ओशियंस की बात करें तो ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ दिस ग्लेशियर्स एंड आइस फील्ड्स, वो जो वाटर है दैट इज गोइंग इनटू द ओशियंस, और ओशियंस में जब एक्स्ट्रा पानी आएगा तो ओशियंस का जो लेवल है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो वो ग्लोबल जो सी लेवल है दैट हैज इंक्रीज्ड बाय अराउंड 10.3 सेंटीमीटर सिंस 1993। तो लगभग पिछले 30 सालों में जो है 10 सेंटीमीटर के आसपास जो है ओशियंस का लेवल जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं जो ये क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि द क्लाइमेट चेंज इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस। नाउ कमिंग टू द पोटेंशियल इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो क्या क्या उसके इंपैक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पोटेंशियल इंपैक्ट्स की बात करेंगे क्योंकि काफी सारे इंपैक्ट्स जो हैं वो हम देख रहे हैं, और काफी सारे इंपैक्ट्स ऐसे होंगे जो हम लोग अभी जस्ट एसेस कर सकते हैं या एज्यूम कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज मॉनसून्स एंड फ्लड्स।
तो डेफिनेटली जो है हमारे वेदर पैटर्न जो हैं वो चेंज होंगे। मॉनसून्स जो है आप अभी देख ही रहे होंगे ऑलरेडी, किसी साल जो मॉनसून है वो काफ़ी कम रहती है, बिलो एवरेज बारिश होती है, और किसी साल जो है मॉनसून जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इसमें आप लास्ट ईयर का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हिमाचल की बात करें तो जो मॉनसून है वो बहुत ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी एंड लाइफ का जो है लॉस हुआ है। स्पेशली जैसे मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ऑल ओवर द हिमाचल जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से फ्लड्स आ सकते हैं, लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं, इवन जो है लोगों के घर बार जा सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, एग्रीकल्चर का लॉस हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डिंग्स हैं हमारी, वेदर दे आर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स और वेदर दे आर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, ठीक है, उनका लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल इंपैक्ट्स जो हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज हो सकते हैं। दूसरा, देयर मे बी मोर ड्रॉट्स, तो जहां पर बारिश कम होगी वहां सूखा पड़ेगा, और जब सूखा पड़ेगा देन इट विल इंपैक्ट आवर एग्रीकल्चर क्रॉप्स, हमारी जो फसलें हैं उनका नुकसान होगा, फूड प्रोडक्शन कम होगी, देयर मे बी फूड शॉर्टेज दैट मे लीड टू फूड इनसिक्योरिटी। देन नेक्स्ट इंपैक्ट इज मेल्टिंग ग्लेशियर्स। तो जैसे मैंने हमने इंडिकेटर्स में भी बात की थी कि जो ग्लेशियर्स हैं हमारे मेल्ट कर रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे तो क्या होगा, जो हमारे ग्लेशियर्स बेसिकली क्या करते हैं, वो सर्दियों में वाटर को इन द फॉर्म ऑफ आइस जो है स्टोर कर लेते हैं, और वही जो आइस है वो धीरे धीरे जब गर्मियों में मेल्ट होता है तो हमारी जो रिवर्स हैं उसमें पानी रहता है, जिसकी वजह से 12 महीने हमारी रिवर्स में पानी रहता है। जो हमारा एग्रीकल्चर है या जो नेचुरल जो बायोडाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहती है। बट जब ये ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे देन इट मे लीड टू वाटर शॉर्टेज। ठीक है, इनिशियली मेल्ट करेंगे तो फ्लड्स आ सकते हैं, लेकिन जब ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे देन आपकी जो रिवर्स हैं वो ड्राई अप हो जाएंगी, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो कम हो जाएंगे, सूख जाएंगे, अंडरग्राउंड वाटर लेवल आपका जो है डिप्लीट कर जाएगा। ठीक है, तो इट मे लीड टू वाटर शॉर्टेज। नेक्स्ट इंपैक्ट मे बी ऑन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर जो है, अगर बारिश होगी तब भी जो है एग्रीकल्चर इंपैक्ट होगा, अगर सूखा पड़ेगा तब भी एग्रीकल्चर इंपैक्ट होगा। ठीक है, और वाटर शॉर्टेज होगी तब भी एग्रीकल्चर इंपैक्ट करेगा। ठीक है, और ड्यू टू क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग डिफरेंट टाइप के जो डिजीजेज हैं जो क्रॉप्स में लग सकते हैं, कई बीमारियां जो हैं इस तरह की निकल सकती हैं जो हमारी फसलों को नुकसान कर सकती हैं। ठीक है, और हमारा जो इरिगेशन है यानी सिंचाई की व्यवस्था है वो ठप पड़ सकती है, जिसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है, जो हमारे कृषि है यानी कि एग्रीकल्चर है उसको इम्पैक्ट कर सकता है। इसके अलावा है हेल्थ इम्पैक्ट्स। तो हेल्थ इम्पैक्ट भी इसकी वजह से हो सकते हैं, जैसे जहां सूखा पड़ेगा वहां की जो एयर क्वालिटी है वो डिग्रेड करेगी, इट में लीड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेज, कई तरह की सांस की बीमारियां हो सकती हैं। और जहां पर बाढ़ आएगी और इट में लीड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेज, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस है, इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। और कई तरह की जो है वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हो सकते हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर्स। नेक्स्ट इज कोस्टल एरियाज, इम्पैक्ट ऑन कोस्टल एरियाज। सो सी का जो वाटर लेवल है उसके बढ़ने से जो है, जो हमारा बीच एरियाज है यानी कोस्टल एरियाज है उनका इरोजन हो सकता है। ठीक है, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी काफ़ी रिच जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज हमारे कोस्टल एरियाज में पाई जाती है, स्पेशली जैसे मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं। ठीक है, और ये इस तरह के फॉरेस्ट जो हैं वो परमानेंटली या धीरे धीरे जो हैं वो डिसअपियर हो सकते हैं। ठीक है, जो कुछ हमारे कोस्टल एरियाज जो हैं, जो लो लाइंग कंट्रीज हैं या लो लाइंग एरियाज हैं या कुछ आइलैंड कंट्रीज हैं, वो टोटली जो हैं वाटर में सबमर्ज हो सकती हैं। ठीक है, और कोस्टल कम्युनिटीज और कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लॉस होगा उसको दोबारा से रिस्टोर करने के लिए जो फाइनेंशियल कॉस्ट हमें पड़ेगी वो एक एडिशनल इसका इंपैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज स्पीसीज एंड नेचुरल एरियाज। तो बहुत सारी स्पीसीज जो हैं ड्यू टू द डिग्रेडेशन और फ्रेगमेंटेशन और डैमेज ऑफ देयर हैबिटेट्स, वो स्पीसीज जो हैं परमानेंटली धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पे जा सकती हैं या विलुप्त हो सकती हैं। सो देयर विल बी द लॉस ऑफ हैबिटेट and biodiversity and the species that are living in these habitats. नेक्स्ट इम्पैक्ट विल बी ऑन फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट के ऊपर भी बहुत इसका इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, जब पहला इम्पैक्ट तो यही है कि जब पानी होगा और पानी नहीं होगा या वाटर की शॉर्टेज होगी तो उसकी वजह से फॉरेस्ट इम्पैक्ट हो सकते हैं। दूसरा ये है कि टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि किसी भी एरिया में जो भी फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो डिपेंड करता है कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, कितना वहाँ का एवरेज टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी कितनी है, रेनफॉल कितना है, सॉइल कंडीशंस कैसी हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि जो फॉरेस्ट हैं, जो जैसे आप किसी एरिया में अगर देवदार के फॉरेस्ट देखते हैं तो हो सकता है कि
आने वाले फ्यूचर में ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर आपके एरिया से वो देवदार के फॉरेस्ट गायब हो जाएं और देवदार के फॉरेस्ट देखने के लिए आपको और हायर एरियाज में जाना पड़े। और उन हायर एरियाज में जो फॉरेस्ट पाए जाते थे, फॉर एग्जांपल कायल के फॉरेस्ट हैं या फिर जो हैं चिलगोजा पाइन के फॉरेस्ट हैं, पाइनस जिरार्डियाना के फॉरेस्ट हैं, वो वहां से गायब होकर उससे भी ऊपर वाले एरियाज में चले जाएं। और ऐसे एरियाज जिनको हम आज की डेट में कोल्ड डेजर्ट्स कहते हैं, जहां कोई भी वेजिटेशन नहीं होती क्योंकि वहां कोई बारिश नहीं होती और वहां पर टोटली जो है बर्फ से वो कवर्ड रहते हैं, तो ऐसे एरियाज जो हैं मे बी वेजिटेटेड हो सकते हैं क्योंकि वहां पर जो है बारिश होना शुरू हो जाए, स्नोफॉल कम हो जाए, ठीक है, छोटी छोटी घास वहां उगाए या फिर जो है अल्पाइन स्पीसीज वहां ग्रो कर जाएं, ठीक है। तो इस तरह की जो फॉरेस्ट की कंपोजिशन है वो चेंज हो सकती है। देयर में बी इंसिडेंसीज ऑफ फॉरेस्ट फायर्स, दे में बी इट में बी इम्पैक्टिंग द फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी एज वेल, जो फोटोसिंथेसिस है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। कई एरियाज में ये बढ़ सकती है और कई एरियाज में ये कम हो सकती है। तो हम लोग 100% श्योरिटी के साथ तो ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि कहां पर क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, कंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट आवर फॉरेस्ट एंड देयर कंपोजिशन। नेक्स्ट इम्पैक्ट इज ऑन वाटर रिसोर्सेज। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि इट विल इम्पैक्ट द वाटर सप्लाई एज वेल एज वाटर क्वालिटी, क्योंकि वाटर क्वालिटी में जो है वाटर के जो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड TSS, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड TDS, फिर आपका जो है COD हो गया, BOD हो गया, ठीक है। ये सारे जो पैरामीटर्स हैं वो इम्पैक्ट होंगे जिसकी वजह से वाटर क्वालिटी जो है वो डिग्रेड करेगी एंड देयर में बी कॉम्पिटिशन फॉर वाटर सोर्सेज। वाटर सोर्सेज के लिए कंपटीशन हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। और ऐसा तो आपने सुना ही होगा कि जो तीसरी वर्ल्ड वॉर है दैट मे बी फॉर वाटर। तो ये सारे इंपैक्ट जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर जो है क्या लेजिस्लेटिव मेजर्स जो हैं या क्या जो प्रयास हैं वो किए गए हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे UNFCCC के बारे में, दैट इज स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। जैसा कि आप लोग सभी जानते हों कि 1992 में एक अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में, जहां से 3 कन्वेंशंस निकल कर आई थी, ठीक है। UNCBT, दैट इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सेकंड वन इज UNCCD, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर द combating desertification, and third one was UNFCCC, that is यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इस जो कन्वेंशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था या जो मुख्य एम था वो था दैट वाज टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशंस इन द एटमॉस्फेयर एट ए लेवल दैट विल प्रिवेंट डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंसेस विद द क्लाइमेट सिस्टम। मतलब कि जो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन है उसको कंट्रोल करना या कम करना, ताकि जो ह्यूमन बेस्ड क्लाइमेट चेंज का जो एक सिस्टम निकल कर आ रहा है, बेसिकली जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम के साथ जो डेंजरस इंटरफेरेंस कर रही हैं उसको रोका जा सके। दिस कन्वेंशन वाज एडॉप्टेड ऑन 9th of May in 1992 और अभी तक जो है लगभग 198 कंट्रीज इस कन्वेंशन की जो है पार्टी बन चुकी हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 10 जून 1992 को इस कन्वेंशन को जो है साइन किया था एंड इंडिया फर्दर रेटिफाइड दिस ऑन 1 नवंबर 1993। अंडर UNFCCC जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे कि सच एज इंडिया, दे डोंट हैव एनी बाइंडिंग GHG मिटिगेशन कमिटमेंट्स, क्योंकि ये डेवलपिंग और जो पुअर कंट्रीज हैं उनका जो ग्रीन हाउस गैस कंट्रीब्यूशन है टू द एटमॉस्फेयर वो काफी नेग्लिजिबल या कम है एज कंपेयर टू द डेवलप्ड नेशंस। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में MOEFCC कहते हैं, वो जो है इंडिया में एक नोडल एजेंसी है टू डील विद द क्लाइमेट चेंज इश्यूज। Now coming to the Kyoto Protocol. So Kyoto Protocol is a protocol that has been drafted under the UNFCCC, that is UN Framework Convention on Climate Change. और जो भी कन्वेंशंस होती हैं उनकी जो है हर साल मीटिंग्स होती हैं जिसको कि हम COP के नाम से जानते हैं। COP स्टैंड्स फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो इसी तरह की जो मीटिंग जो 1997 में हुई थी क्योटो में, जो एक जगह है जापान में, तो वहां पर ये प्रोटोकॉल जो है अडॉप्ट किया गया था ऑन 11th of December 1997, विच फर्दर एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 16th February 2005। तो इस प्रोटोकॉल के हिसाब से जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या इकोनॉमीज हैं जिनको कि एनेक्सर B में रखा गया था इस प्रोटोकॉल के, दे वर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस देयर GHG एमिशंस बाय एन एवरेज ऑफ 5.2% बिलो देयर 1990 लेवल। मतलब 1990 के जो उनके लेवल थे उससे ऑन एन एवरेज 5.2% इनको अपनी GHG एमिशंस को कट डाउन करना है या कम करना है, ठीक है। और किस तरह से वो करना है उसका प्रोविजन दिया गया था आर्टिकल 12 में, और इस प्रोविजन को हम लोग जानते हैं
क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के नाम से। तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म या एक ऐसी अरेंजमेंट है जिसके माध्यम से जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो अपनी जीएचजी एमिशन का जो टारगेट उनको दिया गया है उसको कम कर सकती हैं बाय इन्वेस्टिंग इन सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज और पुअर कंट्रीज बेसिकली। ठीक है, इसमें होता यह है कि जैसे कोई प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल किसी डेवलपिंग कंट्री में हम प्रोजेक्ट लगाते हैं, एक फॉरेस्टेशन का प्रोजेक्ट लगाते हैं जिसमें कि हम काफी बड़े एरिया में जो है काफी सारे पेड़ लगाते हैं। ठीक है, तो पेड़ क्या करते हैं, वो कार्बन को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसेस को वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा आप एज्यूम कर लीजिए जर्मनी है, तो जर्मनी एक डेवलप्ड नेशन है, उसको अपनी जीएचजी एमिशंस कम करनी है। ठीक है, तो जो पेड़ लगाकर एक प्रोजेक्ट इंडिया में बनाया गया उसमें कुछ कैलकुलेशंस की जाएंगी कि कितना कार्बन वो पेड़ जो हैं अगले 10 साल में 20 साल में एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, और उसको कार्बन इक्विवेलेंट्स में चेंज कर सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन का नाम दिया जाता है जिसको हम CER बोलते हैं। ठीक है, CER जो है स्टैंड्स फॉर सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, so उसकी एक पर्टिकुलर मॉनेटरी वैल्यू होगी। तो जो जर्मनी है वो अपनी एमिशन टारगेट्स को कम करने के लिए उतने CER जो है इंडिया से खरीद लेगा। ठीक है, और इसमें दोनों पर्पस हो गए। ठीक है, मतलब इंडिया को जो है अपनी डेवलपमेंट के लिए फंड्स मिल गए। ठीक है, और जर्मनी को अपने टारगेट जो है उसको अचीव करने के लिए सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन जो है वो पॉइंट्स मिल गए, जिसकी वजह से उसके जीएचजी एमिशंस जो हैं ओवरऑल जो हैं कम हो जाएंगे। तो इस तरह से जो कार्बन की ट्रेडिंग की जाती है इसको हम लोग कार्बन मार्केट्स का नाम भी देते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द मैकेनिज्म दैट वाज डेवलप्ड अंडर द ग्रीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म फॉर अचीविंग द टारगेट्स, जीएचजी रिडक्शन टारगेट्स ऑफ द डेवलप्ड नेशंस और द इकोनॉमीज। और इंडिया की बात करें तो इंडिया एक्सेप्टेड टू क्योटो प्रोटोकॉल ऑन 26 अगस्त 2002। Now coming to the Paris Agreement, this is another agreement that was adopted under the UNFCCC. तो UNFCCC की जो 21st COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी पेरिस में, उसमें इस एग्रीमेंट को अडॉप्ट किया गया था एंड इट वाज फर्दर साइंड ऑन 22 अप्रैल 2016। इस एग्रीमेंट के हिसाब से जो है द मेन गोल ऑफ दिस एग्रीमेंट वाज to limit the global warming well below 2 degree centigrade and preferably limit it to 1.5 degree centigrade compared to the pre-industrial level। मतलब कि जो सिंपल शब्दों में इसकी बात करें तो इसका जो गोल है वो ये है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको हमें 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक होने से रोकना है। ठीक है, मतलब 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे उसको रोकना है और कोशिश ये की जानी चाहिए, मतलब एफर्ट्स ये किए जाएं कि उसको हम लोग 1.5 डिग्री यानी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रोक लें एज कंपेयर टू द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। ठीक है, और इस एग्रीमेंट में जो है एक कॉन्सेप्ट आया नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। ठीक है, जिसको कि हम लोग नाम देते हैं एनडीसीज। तो ऑल द कंट्रीज, जैसे कि इसमें लगभग जो हैं 196 कंट्रीज ने अभी तक इस एग्रीमेंट को साइन किया है। ठीक है, तो उन सभी कंट्रीज को दे वर आस्क्ड टू सबमिट देयर एनडीसीज। बेसिकली एनडीसीज जो हैं इन कंट्रीज के वॉलंटरली जो हैं एफर्ट्स हैं या टारगेट्स हैं जो इनको अचीव करने हैं टू रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ठीक है, और जो भी ये एनडीसीज सबमिट करेंगी कंट्रीज, ठीक है, ये लीगली बाइंडिंग होंगे। और दूसरा, हर 5 साल में जो है इन एनडीसीज में उस पर्टिकुलर कंट्री की क्या प्रोग्रेस रही ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली जो है इसकी प्रोग्रेस को रिव्यू किया जाएगा। तो ये सारे जो हैं प्रावधान इस पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत रखे गए थे। नाउ कमिंग टू इंडियाज एनडीसीज, तो जैसे कि मैंने बताया कि ग्लोबली जितनी भी कंट्रीज ने पेरिस एग्रीमेंट को अडॉप्ट किया है उनको दे वर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एनडीसीज। तो इंडिया वाज आल्सो सिग्नेटरी टू पेरिस एग्रीमेंट, तो इंडिया ने भी अपने एनडीसीज सबमिट किए और बाद में फर्दर अपडेट भी किए थे। तो जो इंडिया के मेन एनडीसीज हैं उनके बारे में हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे, जो अपडेटेड एनडीसीज हैं। तो सबसे पहला जो एनडीसी था दैट वाज मिशन लाइफ। तो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, तो उन्होंने ये मिशन जो है वहां पर 2021 में अनाउंस किया था। मिशन लाइफ स्टैंड्स फॉर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट की कंजर्वेशन के लिए या सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए हम अपने लाइफस्टाइल में क्या छोटे छोटे चेंजेस करके जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्योंकि हम सभी के कोई ना कोई जो है
कार्बन फुटप्रिंट्स होते हैं, जैसे हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक जितनी भी एक्टिविटीज हम करते हैं, हर एक्टिविटी का कोई ना कोई कार्बन फुटप्रिंट होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो किस तरह से हम अपने जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं उसको कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बिजली को वेस्ट ना करना, पानी को वेस्ट ना करना, ठीक है, और फॉसिल फ्यूल्स का कम से कम यूज़ करना, ठीक है। इस तरह की बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाकर जो हैं उससे इन्वायरमेंट कंजर्वेशन या बड़े लेवल पर बात करें तो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक मास मूवमेंट बनाने का जो है वो गोल है, ठीक है, इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का। तो ये हमारा फर्स्ट एनडीसी था। सेकंड एनडीसी वाज टू रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इंडियाज जीडीपी बाय 45% बाय 2030। वाल इंडिया का जो जीडीपी है उसकी एमिशन इंटेंसिटी 2005 के लेवल से 45% कम करनी है बाय द ईयर 2030। नेक्स्ट एनडीसी वाज टू अचीव 50% cumulative electric power installed capacity from non fossil fuel based energy resources by 2030। मतलब जो 50% हमारी क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, क्योंकि अगर अभी बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जो शेयर है वो फॉसिल फ्यूल बेस्ड रिसोर्सेज का होगा, जिसमें कि कोल है, नेचुरल गैस है और पेट्रोलियम है। तो इस फॉसिल फ्यूल वाले शेयर को कम कर और रिन्यूएबल या ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज जैसे कि सोलर है, विंड है, थर्मल है, टाइडल है, ओटेक है, न्यूक्लियर एनर्जी है, हाइड्रोजन बेस्ड, ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी है, इस तरह की एनर्जी सोर्सेज को एटलीस्ट 2030 तक जो है 50% हमारी जो टोटल क्यूमुलेटिव पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो होनी चाहिए नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज की। नेक्स्ट एनडीसी वाज टू क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट और ट्री कवर बाय 2030। मतलब साल 2030 तक हमें 2.5 से 3 बिलियन एडिशनल CO2 इक्विवेलेंट 2.5 से 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट जो है कार्बन स्टोर करना है। स्टोर किस में करना है? फॉरेस्ट में करना है, ठीक है। तो इतने जो ज़्यादा मात्रा में जो है फॉरेस्ट लगाने हैं कि वो 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 इक्विवेलेंट कार्बन को स्टोर करें बाय द ईयर 2030। एंड द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव वाज एनडीसी वाज नेट जीरो बाय 2070। मतलब 2070 तक हमें नेट जीरो एमिशन का टारगेट अचीव करना है। नेट जीरो का मतलब ये नहीं है कि हमारी जीएचजी एमिशंस बंद हो जाएंगी, पोल्यूशन बंद हो जाएगा, बट उसका मतलब ये है कि जितना एमिशंस कंट्री कर रही है उतना ही जो है एब्जॉर्ब भी कर रही है। मतलब जो है इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, ठीक है। तो मतलब नेट बैलेंस इज जीरो, मतलब एटमॉस्फेयर में कोई एडिशनल एमिशंस इंडिया की तरफ से नहीं जा रही हैं। तो ये टारगेट हमें अचीव करना है बाय द ईयर 2070। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ इंडियाज क्लाइमेट एक्शन। तो सबसे पहले कुछ पॉलिसी एक्शंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि जो इंडिया के एनडीसीज हैं उनको इंडिया ने अपडेट किया, काफ़ी सारे टारगेट्स को इम्प्रूव किया है, ठीक है। देन सेकंड वन इज द एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022, जिसके अंतर्गत जितनी भी जो एनर्जी कंजप्शन है, बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल हैं, कमर्शियल हैं, वहाँ पर जो है मिनिमम जो है रिन्यूएबल एनर्जी शेयर कितना रहेगा वो इस एक्ट के माध्यम से डिसाइड किया गया है। एज वेल एज एनर्जी एफिशिएंसी के टारगेट्स जो हैं वो फिक्स किए गए हैं, जो कहीं ना कहीं एनर्जी को नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की तरफ शिफ्ट करने में प्लस एनर्जी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में जो है काफ़ी बड़ा रोल निभाने वाला है। देन इंडिया हैज़ लॉन्च्ड द मिशन लाइफ दैट स्टैंड्स फॉर लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट मूवमेंट, जो कि ऑलरेडी मैंने काफ़ी डिटेल में बताया कि एक मास मूवमेंट जो है वो बनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू द एक्सपेंशन ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। तो इंडिया का जैसे जो एनडीसी है कि 2030 तक जो है मिनिमम 50% जो टोटल पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड होनी चाहिए। तो इस क्षेत्र में ऑलरेडी इंडिया जो है काम कर रहा है। सोलर की बात करें तो इट इज़ 48.55 गीगावाट, विंड 40.03 गीगावाट, स्मॉल हाइड्रो 4.83, बायो पावर या बायोमास पावर जो है दैट इज 10.62, लार्ज हाइड्रो 46.51 गीगावाट, और न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो 6.75 गीगावाट है, जो कि लगभग कुल मिला के 157.32 गीगावाट बनती है, जो कि लगभग 40% है। तो 10% और बढ़ाकर जो है 2030 तक इसको जो है अपना गोल अचीव करना है। नेक्स्ट इज
ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली जो है वाटर को की हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस के माध्यम से वाटर में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग किया जाता है और इसी प्रोसेस को हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। सो इट इज ऑल्सो ए क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड वेरी एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ग्लोबल लीडर इस ग्रीन हाइड्रोजन के जो है फील्ड में इंडिया बनने जा रहा है, जिसमें कि 75 बिलियन यूएस डॉलर्स की जो है प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट के साथ और लगभग जो है 2025 तक जो है लगभग 25 ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स जो है इंडिया में पाइपलाइन में हैं जो लगने वाले हैं। फिर बात करते हैं एनर्जी एफिशिएंसी की, जो ऑलरेडी हमने बात की, जो 2022 का एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है उसमें ऑलरेडी जो है ग्रीन बिल्डिंग्स के ऊपर, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स के ऊपर और बिल्डिंग्स में जो है क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर जो है फोकस दिया गया है। जो बिल्डिंग्स हैं वो एनर्जी सफिशिएंट होनी चाहिए और एनर्जी एफिशिएंट होनी चाहिए। एनर्जी सफिशिएंट का मतलब यह है कि जो ग्रीन बिल्डिंग्स हैं उनमें प्रोविजंस रहते हैं कि उनकी जो एनर्जी कंजप्शन है वो उस बिल्डिंग में ही वो एनर्जी जनरेट हो जहां पर वो कंज्यूम हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हो सकता है कि बिल्डिंग के रूफ टॉप पे जो है सोलर पैनल्स लगाए जाएं, विंड टर्बाइंस लगाई जाएं, ठीक है, और जो वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम उसमें रहे, बिल्डिंग को कूल डाउन करने के लिए जो है सोलर पैसिव बिल्डिंग्स का यूज़ किया जाए, या फिर रूफ जो हैं वो ग्रीन रूफ्स होंगे जिससे कि टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा। तो इस तरह के बहुत सारे जो हैं इनिशिएटिव्स बिल्डिंग्स के क्षेत्र में लिए जा सकते हैं, क्योंकि लगभग जो है 60% जो एनर्जी के कंजप्शन है एनुअल इंडिया में वो लगभग जो है हमारी बिल्डिंग्स में ही होती हैं, फिर चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं या कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं। तो बिल्डिंग की जो एनर्जी एफिशिएंसी है उसके ऊपर खासा ध्यान इंडिया जो है इसमें रख रहा है। नेक्स्ट है फिर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस इसमें इंडिया ने दिया है। 2050 तक जो है 75% जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं वो आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही मिलने वाले हैं। इस क्षेत्र में ऑलरेडी इंडिया ने काम करना शुरू कर दिया गया है और लगभग 2877 जो हैं 2877 पब्लिकली फंडेड जो व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस हैं वो 68 सिटीज़ में अक्रॉस 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो हैं 2022 तक लगा लिए गए हैं और लगभग जो है 1576 यानी 1576 चार्जिंग स्टेशन जो हैं 9 एक्सप्रेसवे और 16 हाईवेज में जो हैं 2022 तक जो हैं लगा लिए गए हैं। ठीक है, और इसमें आप लोग देख सकते हैं हिमाचल ने भी काफ़ी अच्छा इसमें काम किया है और ऑलरेडी बाकी स्टेट भी कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल बसेस यहाँ पर शुरू की गई हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल HRTC की टैक्सी शुरू की गई हैं, प्लस जो कमर्शियल व्हीकल्स लेंगे बेसिकली उसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। तो ये सारे जो इनिशिएटिव हैं बेसिकली दे ऑल इनिशिएटिव आर टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये सारे प्रयास जो हैं ये मेन की हाईलाइट हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रयास हैं, प्लांटेशन के हैं, ग्रीन इंडिया मिशन है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे प्रयास जो हैं इंडिया कर रहा है ताकि अपने जो NDCs के टारगेट्स हैं उसको अचीव किया जा सके और क्लाइमेट चेंज को मिटिगेशन में इंडिया अपना रोल प्ले कर सके एक्टिवली। नाउ कमिंग टू द मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन मेजर्स, मतलब क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए या उसको मिटिगेट करने के लिए या उसमें जो है उसके लिए एडेप्ट होने के लिए क्या स्टेप्स हमें उठाने चाहिए। ठीक है, सबसे पहला है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। ऑलरेडी इसके बारे में हमने लास्ट स्लाइड में बात की। तो इसमें हम लोग जो हैं जो हमारे फॉसिल फ्यूल बेस्ड फ्यूल रिसोर्सेज हैं उससे जो है हम लोग जो ऑल्टरनेट फ्यूल रिसोर्सेज हैं उसकी तरफ जा सकते हैं, जैसे आपका बायोमीथेन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, इस तरह के फ्यूल रिसोर्सेज की तरफ जा सकते हैं। प्लस इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। प्लस जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उसको थोड़ा इसमें डिमोट किया जाना ज़रूरी है और इवन हम लोग अपने लेवल पर भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें। सेकेंड वन इज़ क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी मतलब कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, अगर ग्लोबली बात करें तो 80% जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो अभी तक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, यानी कि फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज हैं। मात्र 20 to 21% ही हैं जो कि रिन्यूएबल या क्लीन एनर्जी सोर्सेज हैं। तो उस 80% को घटाकर जो है और 20% उस 80% को घटाना है और 20% को हमें बढ़ाना है, मतलब वी शुड फोकस ऑन रिन्यूएबल एंड क्लीन एनर्जी सोर्सेज। नेक्स्ट इज एनर्जी एफिशिएंसी। तो इसमें जो है इनोवेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। जो हमारी मशीनरीज हैं, इक्विपमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उसमें ऐसी टेक्नोलॉजीज को जो है ईजाद किया जाए कि जो जैसे फॉर एग्जांपल कोई मशीनरी है वो 10 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम करती है वो एक पर्टिकुलर काम करने के लिए, वही काम करने के लिए जब वो 5 किलोवाट एनर्जी यूज करेगी दैट मीन्स कम एनर्जी में वो उतना काम कर रही है, दैट मीन्स इंक्रीजिंग द एनर्जी एफिशिएंसी बाय
50%। तो इस तरह से जितनी भी हमारे टेक्नोलॉजीज हैं उनकी एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना ज़रूरी है, बिकॉज एनर्जी सेव इज इक्वल टू एनर्जी जनरेटेड। नेक्स्ट इज water conservation. We need to conserve our water. Then we need to promote local foods. We need to spread awareness. We need to make people aware about the ill effects of climate change. लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। We also need to use the sustainable land use practices. जब भी हम लोग लैंड यूज चेंज करें, लैंड यूज चेंज क्या है, बेसिकली जो हमारे नेचुरल लैंड यूज है, बेसिकली जैसे फॉरेस्ट है, उसको किसी भी और लैंड यूज में चेंज करना, चाहे वो एग्रीकल्चर है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है, तो उसमें जो है हम लोग टोटली फॉरेस्ट्स को जो है वहां से कट डाउन ना कर दें, कुछ एरियाज को ग्रीन एरियाज रहने दें, ताकि जो ग्रीन एरियाज हैं वो कार्बन को एब्जॉर्ब करते रहें। जो हमारे अर्बन एरियाज हैं उनको कंक्रीट जंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उनमें अर्बन पार्क्स, अर्बन फॉरेस्ट या जो रोड साइड प्लांटेशन का प्रोविज़न है वो हमें रखना पड़ेगा, ठीक है, रखना चाहिए, ताकि जो है ये जो ग्रीनरी है, ये ट्रीज़ हैं, वो एटमॉस्फेयर से जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको एब्जॉर्ब करते रहें। बात करते हैं एडेप्टेशन की। तो एडेप्टेशन में जो है एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है हमें इस तरह की वैरायटीज़ को यूज़ करना चाहिए जो ड्रॉट रेजिस्टेंट हो या डिजीज़ रेजिस्टेंट हो, तो ताकि जो कम से कम पानी में भी जो है इस तरह की क्रॉप्स जो हैं वो सस्टेन कर सकें, इन केस अगर आगे फ्यूचर में आने वाले टाइम में जो है इस तरह की समस्याओं का हमें सामना करना पड़े, ठीक है। देन फ्लड प्रोटेक्शन का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बनाएं वो जो है हाई रेज्ड प्लेटफॉर्म पर हो, ठीक है। फ्लड जैसे जो वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पर फ्लड वॉल्स लगी हों। फ्लड इंश्योरेंस का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो हैं वो डेवलप करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे काम जो हैं हम लोग क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन के क्षेत्र में कर सकते हैं, ठीक है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बिल्डिंग्स की बात करें, तो ऑलरेडी हम लोगों ने ये बात की थी लास्ट स्लाइड में कि ग्रीन बिल्डिंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है, ठीक है। ग्रीन बिल्डिंग्स बेसिकली अपनी एनर्जी खुद अपने ही प्रेमाइसिस में जो है जनरेट कर सकती हैं, चाहे वो सोलर एनर्जी के थ्रू है, विंड एनर्जी के थ्रू है, ठीक है। जैसे ग्रीन रूफ का कॉन्सेप्ट रहेगा तो टेम्परेचर भी बिल्डिंग का मेंटेन रहेगा। सोलर पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम डे लाइट का यूज़ कर सकते हैं ताकि दिन में जो है आपको लाइट यूज़ ना करना पड़े, एनर्जी को यूज़ ना करना पड़े। फिर वाटर की कंजर्वेशन के लिए उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम रह सकता है, जिसमें कि बारिश के पानी को आप संचय करके जो है उसी बिल्डिंग में जो है यूटिलाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो इस वाटर रिसाइकलिंग का प्रोविज़न होना चाहिए। जो वेस्ट वाटर है हमारा, जैसे किचन का वेस्ट वाटर है, तो वॉशरूम का वेस्ट वाटर है, जो ग्रे वाटर बेसिकली है, उसको हम लोग थोड़ा ट्रीट कर अपनी गार्डनिंग के लिए यूज़ कर लें। तो इस तरह का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस हमें करने पड़ेंगे, ठीक है, इन ऑर्डर टू एडप्ट टूवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट कैन आई डू, मतलब हम अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए। सबसे पहले तो हमें अपने कार्बन फुटप्रिंट्स पता होने चाहिए कि जो भी एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं उसके हमारे इन्वायरमेंट पे, क्लाइमेट सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, ठीक है, उसका हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रैवल लेस, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ट्रैवल नहीं करना है, बट ट्रैवल आप करें लेकिन अपनी पर्सनल व्हीकल्स को अवॉइड करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूटिलाइज करें, ठीक है। इस तरह की चीज़ों को करके आप क्या करेंगे, अपने जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं उनको कम करेंगे, ठीक है। और अगर अपनी ही व्हीकल का यूज़ कर रहे हैं तो व्हीकल ऐसी हो जो कि क्लीन एनर्जी सोर्स के ऊपर रन करती हो, जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनको प्रमोट किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है सेव वाटर। तो जब भी आप पानी का यूज़ करते हैं, वेदर यू आर यूजिंग दैट फॉर ब्रशिंग योर टीथ, फॉर शेविंग और बाथिंग, ठीक है, कम से कम पानी का जितना मिनिमम रिक्वायर्ड है उतना यूज़ करें और पानी को अननेसेसरी जो है उसको वेस्ट ना करें। इलेक्ट्रिसिटी सेव करें। घरों में जो है लाइट्स कई बार हम लोग वैसे ही खुली ऑन रख देते हैं या पंखा ऑन रहने देते हैं, ठीक है, एसी ऑन रहने देते हैं, और तब भी जब हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की जो है चीज़ें हमें नहीं करनी है, क्योंकि एनर्जी जो है वो फ्री नहीं आती है, ठीक है। और अभी जैसा आप जानते हैं कि जो मैक्सिमम एनर्जी सोर्सेज हैं वो हमारे नॉन क्लीन एनर्जी सोर्सेज हैं, बेसिकली फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज हैं। मतलब अगर आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं अपने घर में तो कहीं ना कहीं से वो एनर्जी जो है उन सोर्सेज से जनरेट हो रही है और उस एनर्जी को जनरेट करने के लिए उतने ज़्यादा आपके जो है कार्बन फुटप्रिंट्स बढ़ रहे हैं। तो इसलिए एनर्जी को सेव करना है। नेक्स्ट है प्लांट ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, बिकॉज जो ट्रीज हैं दे बेसिकली एक्ट एज सिंक, कार्बन सिंक्स। तो वो कार्बन को स्टोर करते हैं, अपनी बॉडी वेट का 50% जो है वो
कार्बन होता है उनका, ठीक है। तो जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतने ज़्यादा जो है एटमॉस्फेयर से कार्बन एब्जॉर्ब होगी। एंड चूज ऑर्गेनिक, चाहे फिर एग्रीकल्चर की बात करें या फिर फूड की बात करें, तो ऑर्गेनिक की तरफ हमें जाना है। जो अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनको छोड़कर सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की तरफ जाना जरूरी है। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, वीडिसाइड्स, जो भी केमिकल हम लोग यूज करते आए हैं, जैसे कि नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स हैं जो कि नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, इस तरह की चीजों को छोड़कर ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ जाना है, ठीक है, ग्रीन एग्रीकल्चर की तरफ जाना है, ताकि जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट चेंज है, उसको मिटिगेट किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट इज रीसाइक्लिंग। तो जो भी चीजें हम लोग यूज करते हैं, सबसे पहले तो ये है कि हम अपने घरों में जो भी वेस्ट जनरेट करते हैं उसको रिड्यूस करें, कम से कम वेस्ट जनरेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम रीयूज़ करने की कोशिश करें, दोबारा से उनको यूज़ करें। और जो चीज़ें रीयूज़ नहीं हो सकती उनको रीसाइकिल करें, जैसे घर में पेट बॉटल्स होती हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, प्लास्टिक्स होते हैं, इन चीज़ों को हम लोग रीसाइकिल करें ताकि जो है दोबारा से ये चीज़ें किसी न किसी फॉर्म में यूज़ हो सकें और अननेसेसरीली जो है वेस्ट ना हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो है ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की और इस लेक्चर में हमने सीखी, यानी क्लाइमेट सिस्टम के बारे में हमने जाना और समझा, ये दूसरों को भी समझाएं ताकि अवेयरनेस फैल सके। तो जितने ज़्यादा लोगों को हम अवेयर करेंगे उतने ज़्यादा हम लोग कार्बन फुटप्रिंट्स कम कर सकेंगे, ठीक है। ना सिर्फ अपने बल्कि अपने आसपास, अपने परिवार के लोगों के, अपनी सोसाइटी के लोगों के, अपने दोस्तों के, ठीक है, अपने गाँव के, अपने शहर के, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएंगे उतना ज़्यादा हम लोग क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की तरफ जो है उसको बेसिकली सपोर्ट कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको ये पसंद आया है और कहीं ना कहीं आपका जो अवेयरनेस लेवल है इस लेक्चर की वजह से बढ़ा है, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऑलवेज योर कमेंट्स, व्यू पॉइंट्स और सजेशंस आर इनवाइटेड। और कोई भी अगर आपका सजेशन या व्यू पॉइंट है या कोई रिकमेंडेशन है या कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। सो थैंक यू वंस अगेन।